अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी वेव इक्वेशन। हम लोगों ने EMT 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास है 7, दी वेव इक्वेशन। ये न्यू चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात कर चुके थे, तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि हम जो है ग्रिफ़िथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हम जो है वेव्स को इन वन डायमेंशन में देखेंगे, तो उसके लिए हमें वेव इक्वेशन का पता होना चाहिए। ओके, इसमें जो इक्वेशंस एक तो इक्वेशन यूज़ हम करेंगे वो पूरे चैप्टर में ही, बल्कि नेक्स्ट जो आने वाले चैप्टर्स में उसमें भी यूज़ होते रहेंगे। ओके, तो अब जो वेव इक्वेशन है, एक्चुअली यहाँ जो वेव इक्वेशन की जो मेन इक्वेशन है वो यहाँ लिखी नहीं गई है। ओके, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जो मेरे पास वेव इक्वेशन की एक्चुअली क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, ये है लैम्डा एफ है। ये मेरे पास क्या है, वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये मेरे पास वेलोसिटी होती है। ये फार्मूला इधर मेंशन नहीं है, तो आप खुद इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो जो वेव इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली वेव इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो कि डिस्क्राइब करती है वेव्स की डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो मेरे पास वेव होती क्या है। अगरचे वेव्स की काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, इसको काफ़ी तरीकों से समझा देखा जा सकता है। तो जो बुक के अकॉर्डिंग जो ग्रिफिथ ने इधर डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ कंटिन्यूस मीडियम दैट प्रोग्रेस विद अ फिक्स्ड शेप एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और एक कांस्टेंट फिक्स शेप के साथ जो वेव प्रोपगेट कर रही होती है एक कंटिन्यूस मीडियम में, जो वेव प्रोपगेट कर रही थी उसको हम वेव का नाम देते हैं। इसके ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ग्रिफिथ ने अपनी डेफिनेशन बताई है वेव की। ओके, तो आप इसके लिए और भी कह सकते हैं कि जो मेरे पास वेव इज अ प्रोपगेटिंग डायनामिक डिस्टर्बेंस ऑफ वन और मोर क्वांटिटीज, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास होती है डायनामिक डिस्टर्बेंस, जो कि हमारे पास ये प्रोपगेटिंग डायनामिक डिस्टर्बेंसेस होती है एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटी की। तो सिर्फ हम इधर ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रिफिथ की बुक अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए यही डेफिनेशन हमारे लिए बेहतर रहेगी कि वेव एक ऐसी हमारे पास डिस्टर्बेंस है। अब वो डिस्टर्बेंस एक क्वांटिटी की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा क्वांटिटी की भी हो सकती है, लेकिन उधर उन्होंने ग्रिफिथ ने नाम इधर यूज़ किया कंटिन्यूस मीडियम का, तो इधर हम भी कंटिन्यूस मीडियम यूज़ कर लेते हैं। तो जो कि फिक्स्ड शेप है और फिक्स वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है। ओके, अब ये देखें हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। ओके, तो अब ये डायग्राम में जो हमारे पास ये है ना, ये शेप फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ओके, दो बातें होगी। थर्ड बात ये है कि जो मेरे पास इधर टाइम्स जीरो है, इधर टाइम्स जीरो नहीं है। अब यहाँ देखिए जो मेरे पास ये वाली फॉर्म है, ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि जब हमारे पास वेव, जो फिक्स्ड वेव है, यानी कि जो जिसकी शेप फिक्स्ड है, वो एट अ टाइम ज़ीरो पर यहाँ पर है, ये शो कर रही है ज़ीरो टाइम, ये शो कर रही है। लेकिन जब ये वेव विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, विद कांस्टेंट शेप के साथ ट्रेवल करती है, तो उस वक्त में हमारे पास वेव ये इक्वेशन ये बन जाती है। ओके, जो मेरे पास इतनी सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। बस क्या है, इधर टी ज़ीरो पुट कर दें तो मेरे पास यही कंपोनेंट बचेगा। तो यही कंपोनेंट ये लिखा हुआ है, ये वाला। तो ये इक्वेशन सेम है। ओके, तो इधर भी टी पुट जीरो पुट कर देते, पुट कर देते, तो ये बिल्कुल ये बन जाएगा। लेकिन जब हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे, उस वक्त जो मेरे पास वेव इक्वेशन होगी, हमारे पास ये होगी। ओके, जी नेगेटिव वी टी होगी हमारे पास। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम एक ऑथेंटिक सेंटेंस बना सकते हैं, एक जुमला बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि हमेशा वेव इक्वेशन वही वेव इक्वेशन कहलाएगी जिसमें जो हमारे पास जी होगा वो अकॉर्डिंगली इसके होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जो ये वाला पार्ट है वो इस जी के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, तो इसको अब हम प्रूव भी करते हैं। ओके, कि जो मेरे पास है ये वेव है विद फिक्स्ड शेप, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एट अ टाइम, यहाँ टाइम जीरो है तो इधर टाइम
मिसाल के तौर पर टाइम टी जो मेरे पास है, पहले टाइम 0 था, अब हम सपोज करते हैं टाइम टी नॉट हो चुका है, कुछ टाइम के बाद इधर है। ओके, तो अब जो मेरे पास है फर्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल दी गई है, देखें फॉर एग्जांपल। अब ये एग्जांपल है, पहली, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। इसमें क्या है कि ये मेरे पास वेव इक्वेशन है, क्या है, ये भी वेव इक्वेशन है, ये भी वेव इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जी है, जो मेरे पास जी फंक्शन है, जो कि हमें एम्पलीट्यूड बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन बताता है जी में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखिए एक्सपोनेंशियल में ये फॉर्म आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेव इक्वेशन है। तो जी के अकॉर्डिंग ये जी नेगेटिव, ये भी वेव इक्वेशन है। तो जी के मुताबिक यहाँ आ चुका है, ये भी वेव इक्वेशन है। लेकिन ये दो वेव इक्वेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जी के अकॉर्डिंग इसका जवाब जी नेगेटिविटी में नहीं आया। ये भी वेव इक्वेशन है, क्योंकि जी के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है, जो बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं आया। ओके, अभी हम प्रूव करेंगे आगे कि हम इसको प्रूव करेंगे कि जो मेरे पास जी है और वो इज इक्वल टू जी नेगेटिव वी टी हो, तो क्या वो ये वेव इक्वेशन ही बनती है? ये हम प्रूव करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास ये ऊपर वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, ये नहीं करती। अच्छा ना, हमारे पास एक इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, ये देखें, जो मेरे पास वीडियो नंबर 11 होगी, इसके ए पार्ट में हम इंशाल्लाह वेव इक्वेशन को फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम उधर भी वेव इक्वेशन का डिटेल से तज़किरा करेंगे। अब यहाँ ये बताया गया है, वाई डज अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सपोर्ट वेव इक्वेशन, के सवाल ये है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग होती है, जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, जिस पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो वो वेव के मोशन को क्यों सपोर्ट करती है, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका आंसर एक्चुअली इट फॉलोज फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से इसका जवाब मिलता है कि ये उसको फॉलो करती है। इमेजिन अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग अंडर टेंशन टी, if it is displaced from equilibrium, the net transfer force on the segment between z and z plus z is equal to, वो मेरे पास ये होगा। यानी कि ये मेरे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये पार्ट मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग का है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग पहले इक्विलिब्रियम थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब उसको हमने क्या कर दिया हुआ है, उस पर फोर्स अप्लाई की है। यानी कि पहले क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये वाली ऐसे थी बिल्कुल। तो इसमें जो टेंशन था वो सेम था। लेकिन जैसे ही इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो टेंशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। यानी कि इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ असर तो होगा ना। तो अब ये मेरे पास फॉर्म बन चुकी है। अब जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, इसको हम जी है, तो सम एट अ सम डिस्टेंस एट अ सम टाइम, जो मेरे पास ये है जी प्लस डेल्टा टी है मेरे पास। तो जहाँ जो ये मेरे पास ये एंगल बन रहा है, इसको हम थीटा का नाम दे रहे हैं, इसको हम थीटा डैश का नाम दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ओरिजेंटल कंपोनेंट है। यहाँ होगा हमारे पास सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम साइन का नाम देते हैं। तो अब इससे न्यूटन के सेकंड लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये इक्वेशन निकल आती है हमारे पास। क्या होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए होती है। तो एफ हमारे पास वैसे के वैसा ही कैपिटल फॉर्म में हमारे पास एफ है। तो एम ए की जगह हमारे पास इधर ये टेंशन टेंशन के फॉर्म में लिख लिया। यानी कि सिर्फ सिर्फ हमने जो इसके हमारे पास है ना साइन कंपोनेंट्स, इसके भी साइन कंपोनेंट इस ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो मेरे पास साइन कंपोनेंट ये होगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसका साइन कंपोनेंट इस तरह होगा। वो मैं इधर मैं ड्रा नहीं कर रहा। तो जो साइन कंपोनेंट्स होंगे उनको हमने इधर लिख लिया है अकॉर्डिंगली टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब जो हमारे पास है, चूंकि जो मेरे पास ये दिख रहा है एंगल बिल्कुल स्मॉल है, स्मॉलर एंगल है। अब स्मॉल एंगल को साइन की जगह हम टेन भी लिख सकते हैं। ओके, टी को हम कॉमन निकाल लेंगे टेंशन को, तो साइन थीटा स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी, तो इसकी जगह साइन की जगह हम टेन टेन लिख सकते हैं। तो अब इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या किया, टेन को अब हमने पार्शियल जो मेरे पास है ना डिफरेंशिएशन, इसकी फॉर्म में टर्म कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये क्या है, एंग डैश है, थीटा के ऊपर डैश है, तो हमारे पास ये कहाँ आ रही है, यहाँ है। तो जी प्लस डेल्टा जी है, तो इसके लिहाज से इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ इसको लिहाज इधर मेरे पास जी आएगा। ओके, अब जो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये टी वैसे का वैसे ही है। अब इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। यानी कि किस तरह लिखा
कि ये देखें जो मेरे पास है ना, ये वाली फॉर्म है, ये टी पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल जी स्क्वायर जेड जी, इसमें जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, ये किसके इक्वल है जी, ये मेरे पास है जी प्लस डेल्टा जी, तो नेगेटिव हमारे पास एफ है जी है, तो हमारे पास ये ओवर है जेड डेल्टा जी, ये जो मेरे पास ये वाला पार्ट है इसके इक्वल है। ओके, यानी कि क्या किया है हमने, जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ऊपर भी डेल्टा जी से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो जब हमने डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट किसकी इक्वल हो गया, इसके सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वल हो गया, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो वैसे का वैसे ही आ गया, और ये टी भी वैसे का वैसे ही आ गया, तो ये मेरे पास पार्ट इसके इक्वल है। ओके, तो अब जो मेरे पास है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो उसी से हमने ये इक्वेशन निकाली थी ना, तो अब कहता है अगर हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास म्यू हो, यानी कि पहले उसने साइन से टेन से किस में गया सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अब कहता है अगर मैं सेकंड जो मेरे पास ये देखना, इधर भी हमने सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ किया था, इधर भी हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे, लेकिन अब जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको अब हम मास पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, टेंशन की फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में है, म्यू की फॉर्म में है, तो ये भी डेल्टा एफ है, ये भी डेल्टा एफ है, तो अब इसको और जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, सिर्फ जो ये होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फॉर्म है क्या है कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है इसको हमने कह दिया ये मेरे पास 1/v की इक्वल है, वी स्क्वायर की इक्वल है, म्यू ओवर टी किसकी इक्वल है, 1/, इसकी इक्वल है, तो हाँ अगर इसको स्क्वायर हटा दें तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल 1/v बचेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये v उसके ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, तो यही लिखा हुआ है इधर। ओके, तो ये देखें, फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस ऑन स्ट्रिंग सेटिस्फाई, यानी कि जब हमारे पास एंगल स्मॉल होगा, डिस्टर्बेंस स्मॉल होगी, तब वो किसको फॉलो करेगी, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो यही वजह है कि जो हमारे पास होती है ना स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी ऐसी स्ट्रिंग जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन नहीं रहने दे रहे, तो उसमें जो हमारे पास वो किसको फॉलो करेगी, वेव इक्वेशन को फॉलो करेगी। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है, वेव इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये एडमिट करती है, यानी कि एडमिट करती है जो हम पहले बता चुके हैं कि जो मेरे पास ये है इसको एडमिट करती है कि जो मेरे पास ये वाला आंसर आया है इस जी के अकॉर्डिंग रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास जो इसका आंसर है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही है, यानी कि वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो यही इसको इस इक्वेशन को एडमिट करते हुए जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी मेरे पास किसको सेटिस्फाई कर रही है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, और इधर हम सपोज करते हैं ये मेरे पास ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। ओके, प्रूव क्या करना है कि वही इसको हमने प्रूव करना है। ओके, कि क्या वाकई ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, इसको प्रूव करने का मतलब क्या है कि हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने चूंकि कह दिया है ये मेरे पास यू की इक्वल है, यानी कि हमारे पास एफ जी टी इक्वल टू जी यू हो चुका है। अब इधर हम चेंज रूल का सहारा लेंगे, उसकी हेल्प से इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से। ओके, तो ये हमारे पास जी यू बन चुका है। ओके, तो अब इधर हमने चेन रूल का सहारा लिया, तो चेन रूल के मुताबिक हमारे पास ये आ गया, तो इधर डी है, इधर पार्शियल है, ये याद रखिएगा। अब जो ये वाला पार्ट है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, जो ये इसका पार्ट होगा इसका आंसर 1 के इक्वल होगा, यानी कि देखे ना यू क्या है हमारे पास, ये है जी नेगेटिव वी टी, तब इसको यू को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से, तो जब ये जी के लिहाज करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, यानी कि ये देखें ना कि जी जो मेरे पास यू है वो जी नेगेटिव वी टी की इक्वल है, तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से, पार्शियल पर पार्शियल जी होगा, तो ये मेरे पास 1 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि इधर जी का कंपोनेंट नहीं है, तो ये 1 लिखने के बजाय कोई नहीं लिखा हुआ, तो ये डाटा लिख दिया हुआ है।
तो एक हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। तो टाइम के लिहाज से करेंगे तो फिर ही हमारे पास चेन रूल आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास होगा इसका आंसर, जब u को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो v नेगेटिव जी नेगेटिव वी टी है, तो ये z है ये t है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना हमारे पास। ओके, क्योंकि ये t इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब ये t है ये भी t है, तो अब ये v रह जाएगा, तो इसको अब ये 1 आ जाएगा, तो नेगेटिव v यहाँ से आ जाएगा। अब ये नेगेटिव v जो होगा इसके साथ, इसका यहाँ से नेगेटिव v है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ये बन जाएगा। ओके, अब इसी का अब हम क्या लेते हैं, जो मेरे पास ये आंस आया है, अब इसी आंस का हम अगेन डिफ्रेंशिएट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से लेते हैं, और इसी का आंस हम डिफ्रेंशिएट लेते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से। तो हमारे पास पहले हम इसका लेते हैं जी के लिहाज से, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हम जो चेन रूल होगा हम यूज़ करेंगे, तो अगेन फिर इसका जो आंस होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। अब इसी तरह यही होगा कि जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू जो होगा हमारे पास डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको करेंगे, तो ये नेगेटिव वी भी वैसे का वैसा ही है। तो अब इधर हम चेन रूल यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ किया, अब जो हमारे पास इसका आंस होगा, इसका आंसर क्या आया था, नेगेटिव वी। ये अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव वी से पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरे पास ये आ गया, और ये टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ओके, तो अब हमने देखना है क्या वाकई इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, तो देखें बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है ये वाला, ये देखें ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है इससे। इसका मतलब हमारे पास जो प्रूव है वो बिल्कुल प्रूव हो गया है। यानी कि हमने क्या देखना था, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। ओके, ये वाला पार्ट है, तो अब इसको इधर ही रहने दिया, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। ओके, यानी कि इसको हम इधर करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे पास है पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, इसका जो आंसर आया है वो किसकी इक्वल है, डी स्क्वायर जी ओवर डी यू स्क्वायर, इसकी इक्वल है। और जो हमारे पास है पार्शियल स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर पार्शियल जो टी स्क्वायर है, इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर का जो आंसर है वो हमारे पास है वी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी यू स्क्वायर, इसकी इक्वल है। तो हमने रिलेशनशिप किसके दरमियान निकालना है, ये z है तो इधर t है, यानी कि हमने दो ये कंपोनेंट लाजमी लाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एलिमिनेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये v स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, अब ये देखिए ये राइट साइड दोनों इक्वेशन की सेम हो चुकी है, इसलिए इसको इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, जब ये सेम हो गई इसका मतलब ये भी एक दूसरे के क्या है, सेम हो चुकी हैं। तो यही मेरे पास हमने प्रूव करना चाहिए, प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो अब ये देखें सेटिस्फाइज दी वेव इक्वेशन। अच्छा जी, अब यहाँ एक और बात लिखी गई है कि ये लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास है ये जी नेगेटिव वी टी ही हो, इधर प्लस भी आ सकता है। ओके, ये लाजमी नहीं है जी नेगेटिव वी टी ही हो, इधर कोई और भी फंक्शन हो सकता है, इधर जी की जगह कुछ और भी। मिसाल के तौर पर ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 75 है, इसमें नेगेटिव जगह प्लस है, वी टी और जी तो वो तो सेम है, जी की जगह क्या है एच है, और ये भी सेम है, यानी कि जो ये है ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन प्लस आ गया और जी की जगह एच यूज़ कर लिया। अब ये इक्वेशन भी जो वेव इक्वेशन होगी, यानी कि जो मेरे पास ये वेव इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो अब हमारे जो पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है, जो स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट बन चुकी है, जो इक्वेशन बन चुकी है वो हमारे पास ये है। पहले क्या थी, ये वाले थी। ओके, इसको मद्देनजर रखते हुए हम कहते थे ये मेरे पास वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन नहीं है। अब हमारे पास ये वेव इक्वेशन बन चुकी है और इसका हम प्रूव ये देख चुके हैं, कहाँ से, इसी इक्वेशन से, कि बाकी मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंग की है वेव इक्वेशन है। तो अब ये इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो अब ये लाजमी नहीं है कि उधर उसमें माइनस होगा, जी होगा। अब लास्ट पे ये लिखा हुआ है कि ये सरप्राइजिंग बात है, वो बात ये है कि अगर हम इसको और इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने
करेंगे तो वो भी उसका जो आंसर आएगा वो भी इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओके, ये सरप्राइजिंग है। तो इसका मतलब हो क्या हो गया कि इधर जो हमारे पास सुपर पोजिशन है वो भी होल्ड करती है। एक टर्म होगी, दूसरे प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म, जितनी मर्जी टर्म्स ले लें, उनका जो आंसर होगा वो भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसलिए जो हमारे पास क्या नाम देते हैं सुपर पोजिशन, वो भी इधर होल्ड करती है। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो अब लास्ट पे एक और बात रह गई है जी, ये देखिए हार्मोनिक कि जो मेरे पास वेव इक्वेशन जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ये कोई इतना यानी कि हल्का हल्का ना लेना, बल्कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन होती है ना क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स की किसी और ब्रांचेस में, इसी तरह जो वेव इक्वेशन होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, यानी कि अब जो मैं क्वांटम मैकेनिक्स वन की जो सीरीज मुकम्मल तौर पर बन चुकी है, क्वांटम मैकेनिक्स अब सीरीज बन चुकी है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस पर क्वांटम टू की भी सीरीज बन चुकी होगी। तो क्वांटम वन, क्वांटम मैकेनिक्स टू, तो इन दोनों सीरीज में हम जो होता है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर, बिल्कुल जो क्वांटम मैकेनिक्स वन है, इसका जो चौथा चैप्टर होता है, उस चौथा और छठा चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स वन में जेटली की बुक्स पे, तो उसमें हम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला। तो जो ये इसकी इक्वेशन होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह वो इंपॉर्टेंट होती है क्वांटम मैकेनिक्स में या कि फिजिक्स की किसी और ब्रांच में, इसी तरह में बेबी क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साइनसॉइडल वेव पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।